Hi guys, so we are here for our next topic that is मान परकरण। सबसे पहले इसकी निरुक्ति। तो इसकी निरुक्ति देखते हैं। नियते अनेन इति मानम, अर्थात जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को मापा जाए या तोला जाए तो उसे मान कहते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को कि कोई भी पदार्थ है, हमारे पास चावल है, हमारे पास मान लो हमारे पास बहुत सारे चावल है, हमें नहीं पता कि वो कितने किलो हैं या वो कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको मापेंगे, है ना। माप के उसको तभी उसको बता पाएंगे कि वो 1 किलो है, 2 किलो है या आधा किलो है, ठीक है। तो उसको मान कहते हैं। अब मान का जो यूज़ है वो क्यों हुआ, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, भाई इसका हमें ऐसा क्या ही बेनिफिट है जो हमें मान का पता होना चाहिए। तो अब कोई भी डॉक्टर है, कोई भी चिकित्सक है, उसको चिकित्सा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो दवाई यूज़ कर रहा है, जो भी वो भेषज यूज़ कर रहा है, देश का, काल का और रोगी के शरीर का, उसके सार का, वो आहार क्या ग्रहण करता है, उसका सातम्य कैसा है, उसका सत्व कैसा है, उसकी प्रकृति और उसकी आयु क्या है, ठीक है। तो इन सब का मान होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयु का है, तो अब हम बच्चों को, वृद्धों को और वयस्कों को अलग अलग उनकी डोज देते हैं, अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। उनकी दवाइयाँ सेम नहीं होती, उनका मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो जो हम औषध यूज़ कर रहे हैं, जो हम चिकित्सा यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत यूज़फुल होगी। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे तो वो चीज़ें रोगी को स्वस्थ करने की बजाय क्या कर देंगी, उसको रोग कर देगी, उसको हानि करेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें मान की ज़रूरत है। इसके बाद आता है मान के भेद। मान कौन-कौन से होते हैं? तो जो मेनली मान के भेद देखे गए हैं वो 2 देखे गए हैं, कालिंग मान और मागध मान, ठीक है। जो कालिंग मान है वो सुश्रुत ने बताया है और जो मागध मान है वो शार्ंगधर जी ने बताया है। इसके अलावा भी हैं जैसे कि पौत्यमान, द्रव्यमान और पाप्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पौत्यमान। छोटी सी डेफिनेशन देखें इसकी। तुला पर ठोस द्रव्यों को तोलने पर, यानी कि हम कोई भी तुला ले लेते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी ठोस द्रव्य यानी कि आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, इस तरीके से फॉर एग्जांपल, तो उनको तोलना जो हो गया वो पौत्यमान कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसको ध्वंशी या वंशी से इसको स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब ध्वंशी क्या चीज होती है, जैसे कि हम कोई खिड़की खुली छोड़ देते हैं या कोई खिड़की ओपन है हमारी, उसके अंदर से जब सूर्य की सनलाइट, मतलब जो सनलाइट है वो आ रही है कमरे के अंदर, तो जो उस लाइट के अंदर जो हमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स, जो हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, उसको ध्वंशी या फिर वंशी कहते हैं। तो उसी ध्वंशी या वंशी से पौत्यमान की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब ध्वंशी के बाद अब एक-एक करके इसमें कर्ष, अपकर्ष ये सब चीज़ें जुड़ के फिर इसमें तुला तक ही एंड होता है। तुला तक ये जाता है। तो जो ध्वंशी है, ध्वंशी की जो मतलब इसने वैल्यू मानी है, जो इसकी अमाउंट मानी है आज के टाइम में, वो मानी गई है 0.054 मिलीग्राम, ठीक है। और जो तुला है उसकी मानी गई है 4.8 केजी। इसके अलावा आता है सुश्रुत का कालिंग मान। अब सुश्रुत का कालिंग मान है जो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि जो माश होता है, माश यानी कि जो उड़द की दाल होती है, तो जो उड़द की दाल का जो मध्यम प्रमाण, बड़ी छोटे उसमें अलग अलग कण मिलेंगे, अलग अलग उसमें हमें दाने मिलेंगे, लेकिन जो मध्यम प्रमाण की होती है ना, उसके 12 धान्य माश, यानी कि जो धान्य माश है वो लेने हैं, उसके 12 धान्य माश लेने हैं। वो 12 धान्य माश किसके बराबर होंगे, एक सुवर्ण माश के माशक के बराबर होंगे। अब एक सुवर्ण माशक का जो मान है वो कितना बताया गया है, 750 mg, ठीक है। अब इस तरीके से आगे आगे करते हुए ये 100 पल तक जाता है। 100 पल जो होता है वो 1 तुला के बराबर होता है। 1 तुला की इसने पहले बता दी 4.8 केजी होता है। अब 1 तुला के बाद 20 तुला जो होते हैं वो 1 भार के बराबर होते हैं। 1 भार जो होता है वो 96 केजी के अप्रोक्स माना गया है, ठीक है। इसके बाद आता है शार्ंगधर का मागध। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमने ध्वंशी पढ़ा था, यानी कि जो सूर्य की किरणें आ रही थी खिड़की से, जो सनरेज आ रही थी, उसके अंदर जो धूल के कण थे उनको हमने ध्वंशी माना था। अब जो ध्वंशी का जो 13th पार्ट है, यानी कि जो 30वां उसका भाग है, सॉरी 30वां जो उसका भाग है, वो उसको परमाणु माना गया है। उस परमाणु से ही जो है मागध मान की स्टार्टिंग हुई है और फिर ये जाता है पल तक, मतलब 1 पल तक ये जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान में क्या बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी, वो द्रव्यमान की बिंदु मानी गई है, ठीक है। अब बिंदु क्या होता है, अब बिंदु क्या होता है, बिंदु वो होता है कि जैसे जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है,
हम अपनी इंडेक्स फिंगर के दो पोरवे यानी कि जो पोरवे होते हैं उन दो पोरवों को किसी भी लिक्विड मीडिया में यानी कि कोई भी जल है, स्वरस है, क्वाथ है, कुछ भी है, उसके अंदर हम डालते हैं, उसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं, ऊंचाई पर उठाते हैं, तो उससे जो एक ड्रॉप गिरती है, जो एक बूंद गिरती है, उसको बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु का यूज क्यों किया हमने? बिंदु का हमने यूज किया था नस्य आदि के लिए, कर्ण पूर्णादि कर्मों को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है पाप्यमान। पाप्यमान का मीनिंग देखें तो हम पदार्थों की लंबाई, चौड़ाई आदि की दूरी मापने पर। ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें जो है हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल या फिर कुछ भी क्लैरिफिकेशन किसी भी शास्त्र में अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन मिलता है, जो कि इसके अंदर वर्ड्स यूज होते हैं, जो इसके अंदर मान यूज होते हैं एक के बाद एक, जैसे कि अंगुल, अरतनी, व्याम आदि, उनका वर्णन हमें बहुत सारे शास्त्रों में जैसे कि कौटिल्य शास्त्र वगैरह में मिला है, मतलब उनका नाम आया है। तो हमें फिर क्लियर हो जाता है ये चीज कि हाँ भाई पाप्यमान का ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, तो जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट इकाई जो मानी गई है इसकी, वो अंगुली मानी गई है। उसका जो प्रमाण माना गया है वो 1.905 सेंटीमीटर के अप्रोक्स माना गया है। ठीक है, क्योंकि हम लंबाई चौड़ाई माप रहे हैं तो सेंटीमीटर मीटर इनमें हम इसको माप लेंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद इसमें और भी क्लासिफिकेशन आते हैं जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के उससे भी आते हैं, तो वो सब एक रीडिंग का है, वो हम बुक से रीड आउट कर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्राह्यनी, यानी कि जो हम कोई भी हमारे पास मेडिसिन है एक शुष्क अवस्था में, एक आर्द्र अवस्था में, तो हमें उसको किस तरीके से ग्रहण करना है। तो औषध योगों में घटक द्रव्यों का जो मान बताया गया है वह शुष्क द्रव्यों का बताया गया है। मतलब जितना भी अभी ये मान बताया गया है कि 4.8 kg या फिर 96 kg जो भी बताया गया है वो सब शुष्क द्रव्यों का ही बताया गया, कहीं भी आर्द्र द्रव्यों का वर्णन नहीं किया गया। तो जो आर्द्र द्रव्य है वो हमें कितना लेना पड़ेगा ये तो सोचने की बात है। तो बताया गया है कि आर्द्रम च द्विगुणम, यानी कि जो शुष्क की मात्रा बताई गई है, यानी कि शुष्क की मात्रा मान लो हमें 12 ग्राम बताई गई है, तो आर्द्र द्रव्य को हमें उससे दुगुना लेना है, यानी कि हमें उसको 24 ग्राम उसको लेना है। ठीक है, औषध निर्माण में द्रव्य शुष्क एवं नवीन ही लेना उपयोगी रहता है, किंतु जहां पर आर्द्र एवं ताजा का प्रयोग हो तो वहां पर दुगनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, शुष्क द्रव्य गुरु एवं तीक्ष्ण होता है, फिर भी कुछ द्रव्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें हमेशा आर्द्र ही ग्रहण करना चाहिए और उनको दुगनी मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि एक्सेप्शंस आर देयर, मतलब सभी जगह कहीं ना कहीं ये भी बताया गया है कि भाई आर्द्र को तो लेना ही है दुगना, लेकिन कुछ अवस्थाएं, कुछ द्रव्य ऐसे भी है जिनको नहीं लेना और दुगनी मात्रा में भी नहीं लेना, और उनको सिर्फ आर्द्र ही ग्रहण करना, उनको शुष्क ग्रहण नहीं करना। अब सामान्य नियम में देखें तो सामान्य नियम के अनुसार विरुद्ध गुड़ुचि, कुटज, वासा, शतावरी, कुष्मांड, अश्वगंधा, पुनर्नवा, बिदारी, छत्रा, केतकी, गुगलू, अतिबला, प्लाश, महाबला द्रव्यों को हमेशा ताजा और द्विगुण मात्रा में नहीं लेने का विधान है, यानी कि इन द्रव्यों को हमेशा ताजा लेना है और द्विगुण मात्रा में नहीं लेने का विधान है। मतलब एक रति से कुड़ तथा सभी द्रव्य आर्द्र या शुष्क द्रव्यों का मान निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार ही लेना चाहिए। ठीक है, अर्थात किसी भी योग में द्रव्य की मात्रा गुंजा, शाण, माशा, कोल, कर्ष, पल्लव या कुड़ों में हो तो उसकी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जो मात्रा हमें बता रखी है उसी मात्रा में हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। अगर पल में दे रखे तो पल में, रति में दे रखे तो रति में। और ये जो सब क्लासिफिकेशन है ये हमें आगे डिटेल में मिल जाएगा बुक में ही। यदि द्रव्य प्रशस्त आदि मान से तुला के पूर्व तक के मान में हो तो द्रव्य को द्विगुण मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि यदि द्रव्य प्रशस्त आदि मान से तुला के पूर्व, मतलब मान बताया गया है, हम उसमें क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो तुला से पहले तक का जो मान बताया गया है ना, तो उसको द्विगुण मात्रा में लेने का विधान है। तुला एवं उसके आगे के मान जैसे कि द्रोण, खारी इत्यादि जो है उनको द्विगुण मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है औषध द्रव्य की ग्राह्य अग्राह्यता। अब इसमें एक श्लोक आता है, रस विपाक प्रभाव अतिरिक्ते प्रभूत कार्यकारिणी गुणे वीर्यम इति संज्ञा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि रस विपाक प्रभाव के अलावा द्रव्य जिस शक्ति से कार्य करता है ना उसको वीर्य कहते हैं। ठीक है, और द्रव्य के जिस अंग में वीर्य होता है उसी अंग विशेष का ग्रहण जो हमें बताया गया है कि चिकित्सा उसी से ही करनी चाहिए। अब जो आर्द्र द्रव्य होते हैं वो वीर्यवान होते हैं, जो शुष्क औषध द्रव्य होते हैं वो मध्यम वीर्य होते हैं, और जो जीर्ण औषध द्रव्य यानी कि जो बहुत ज्यादा पक चुके होते हैं ना वो होते हैं निर्वीर्य, यानी कि उनके अंदर से वीर्य लगभग लगभग खत्म हो चुका होता है। तो इस तरीके से ये बताया गया है। अब बताया गया है नवीन एवं पुरातन द्रव्य ग्रहणी, यानी कि हमें किन चीजों का नवीन अवस्था में और किन चीजों का पूरा मतलब पुरातन यानी कि जो पुरानी अवस्था में उनका ग्रहण करना चाहिए।
तो विडंग पीपली अक्षोद्रम सर्पिश्चयाप्यनवम हितम, यानी कि 4-5 ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जिनका हमें सिर्फ पुराना ही यूज करना चाहिए। संपूर्ण द्रव्य को नवीन ही लेना चाहिए, ऐसा बताया गया कि सभी जो भी कुछ भी हो, जो भी हम यूज करें तो उनका नया ही लेना चाहिए। ठीक है, हम उसको मेडिसिन को जो भी हमने बनानी है हम उसको लेके आए, हमने उसको अच्छे तरीके से उसका शोधन किया और फिर हमें उसका यूज करना चाहिए। बट विडंग पीपली शोद्रम यानी कि शहद, सर्पी यानी कि घी, और शोद्रम गुड़ और धनिया और मधु, इन सब चीजों को जो है वो हमें पुराना ही लेना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है कि जितनी ज्यादा ये पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा किफायती भी होती है। अब आता है औषध द्रव्य संग्रहण। अब इसमें औषध द्रव्य संग्रहण यानी कि हमें कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट कब उसका संग्रहण करना चाहिए, यानी कि उसको कब उसको तोड़ के लेके आना चाहिए, कभी उसका हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो अब जो मूल बताई गई है उसको शरद में और बसंत ऋतु में। पत्र को वनस्पतियों के पुष्प पूर्ण रूप से खिलने पर, यानी कि पत्र हम कब लेंगे उनको, जब उस पर्टिकुलर ड्रग के जो फूल हैं वो अच्छी तरह से खिल जाएंगे। और फल को क्या लेना है, जब उसका परिपक्व होने का मध्यकाल पर, यानी कि जब वो पकने वाला है तो उसका थोड़ा सा मध्यकाल, और सुपक्व होने पर ही उसके प्रयोजनों का हमें संग्रहण करना चाहिए, यानी कि उसका अच्छी तरीके से पक जाने पर ही हमें उसका यूज करना चाहिए। अब आता है औषध द्रव्य संरक्षण एवं संचय विद्या, यानी कि हम कोई भी हमने औषध द्रव्य बनाया, हम उसको संग्रहण करके कैसे रखेंगे, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी बताते हैं। जैसे कि संग्रहित औषधियों को छाया शुष्क रखना चाहिए, यानी कि हमें उसको छाया में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं और वो खराब भी हो सकते हैं। थोड़ी आर्द्रता रह जाए तो उनमें फफूंद या दुर्गंध उत्पन्न होकर खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फफूंद, जैसे कि फंजाई लग जाती है तो उसको थोड़ी सी भी नमी मिलते वो लग जाती है। पात्रों में धूमन करके औषध रखकर पिधान लगाकर मुख को बंद कर दिया जाता है, यानी कि हमें उसके अंदर धूमन कर देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर रक्षोगुण कर्म हो जाता है, जिसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वहां पर खराब होने का चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाता है। अब आता है बेशजागार का द्वार। बेशजागार का द्वार पूर्व या उत्तर दिशा वाला या तीव्र वायु प्रवेश रहित होता था। हवा के आगमन के लिए खिड़कियां बनी हुई थी और वात रहित पैकिंग करनी चाहिए। अब पुराने टाइम की बातें बता रहा है कि जो भी हम भेजागार बनाते थे उसमें जो उसका द्वार होता था वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा वाला होता था। ठीक है, और मतलब उसके अंदर से बहुत ज्यादा जो वायु है वो बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाती थी, किंतु हवा के आगमन के लिए भाई थोड़ा बहुत तो उसको भी वेंटिलेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए खिड़कियां बनी हुई थी ताकि हवा पास होती रहे। और पैकिंग जो होती है वो वात रहित होती है, उनके अंदर हवा नहीं भरी जाती। अब आती है औषध कल्पनाओं की सवीर्यता अवधि। अब अलग-अलग औषधियों की अलग-अलग उनकी वीर्य शक्ति के अनुसार उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, तो इसके वीर्यवान रहती हैं तथा प्रयोग करने पर रोगों का शमन करती हैं। अब वो ये देखना है कि वो कितने टाइम तक रहेगी वीर्यवान और कितने टाइम तक वो रोगों का शमन कर सकती है, तो वही उसकी सवीर्यता अवधि कहलाती है। उसके बाद वो अगर वो काम करना बंद कर दे तो वो मतलब एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कहलाता है। अब आता है औषध द्रव्य कोई है तो उसकी 1 ईयर की, कोई चूर्ण हमने बनाया है तो उसकी 2 मंथ की, कोई वटी अवलेह हमने बनाई है तो उसकी 1 साल की सवीर्यता अवधि होती है। औषधियों से निर्मित जो घी तेल वसा होते हैं उनकी 4 मंथ की, लघुपा की जो औषधि होती हैं वो 1 साल तक, आसव अरिष्ट लो आदि भस्मे और रस औषधि योग जितने भी अधिक पुराने होते हैं उतने अधिक गुणवान होते हैं। ठीक है, इनका हमें पुराना ही यूज करना चाहिए। घृत आदि सने से सिद्ध गुड़ आदि औषधियां 1 वर्ष बाद गुणहीन हो जाती है। ठीक है, औषधि के साथ पकाया हुआ जो घृत होता है वो भी 1 वर्ष के बाद वीर्यहीन हो जाता है, किंतु जो तैल से पक्व या अपक्व पुराना होने पर गुणपाकी हो जाता है। अब जो औषधियां वो घृत में पकाई हुई तो 1 वर्ष के बाद वीर्यहीन हो जाएंगी, किंतु अगर हम इसका तैल में पकाया गया है या फिर उसको अपक्व छोड़ा गया है तो वो बहुत ज्यादा गुणपाकी हो जाती है। स्वरस कल्क क्वाथ हिमपांट उष्णोदक क्षीरपाक मासरस यूष मंड पेया विलेपी यवागु आदि को तुरंत या 1 दिन में प्रयोग कर लेना चाहिए, यानी कि हाथ के हाथ बनाया और हाथ के हाथ यूज कर लिया। वटी गुटिका अवलेख घन सत्व रसक्रिया अर्क लवण योग अक्षार 1 वर्ष तक गुणयुक्त रहती है। इसके बाद आती है भैषज प्रयोग की विधि, यानी कि हमें किस उसका प्रयोग कैसे करना है। औषध मात्रा क्षीरपाक अवस्था में 1 वर्ष तक, यानी कि जो बच्चा वो दूध पीने की अवस्था में है अभी तो उसको 1 चुटकी क्षीर अन्नाद, यानी कि दूध भी पीता और कुछ थोड़ा बहुत अन्न भी ग्रहण करना स्टार्ट कर दे तो उसको कोल अस्थि के बराबर और अन्नाद को कोल के बराबर, अन्याद यानी कि उसने थोड़ा बहुत अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया, कोल यानी कि बेर, तो बेर के बराबर जो औषध मात्रा है वो चटाई जानी चाहिए। प्रथम मास तक 1 रत्ती, उसके बाद 16 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष 1-1 माशा बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि 12 वर्ष के लिए तो हम 12 माशा देंगे, 3/4 मात्रा हो गई, 8 वर्ष के लिए हो गई 1/2 मात्रा, और
4 वर्ष के लिए होगी 1/4 मात्रा और 16 से 70 वालों के लिए होगी पूर्ण मात्रा। ठीक है, 16 मात्रा। द्रव्यों की मात्रा में स्थिरता नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति एवं रोगी के बलवान में विविधता रहती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। चिकित्सा काल, अग्नि, बल, आयु, आकृति, देश एवं दोषों का विचार कर हमें मात्रा का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि वो व्यक्ति जो है, वो जो रोगी वो है, उसकी बल क्या है, उसका आयु क्या है और उसकी अग्नि क्या है, वो औषधि को कितनी मात्रा में पचा सकती है, कितनी मात्रा में नहीं पचा सकती। इसके अनुसार ही हमें उसका विचार करना चाहिए। अब आता है अनुपान। अनुपान क्या होता है? हम कोई भी औषध लेते हैं, उसका ग्रहण करने के बाद हम जो भी द्रव्य लेते हैं, यानी कि उसको इंगल्फ करने के लिए जो भी द्रव्य लेते हैं पर्टिकुलर, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे उसकी पावर बढ़ती है एक्शन करने की, उसको हम अनुपान कहते हैं। जो द्रव्य पदार्थ औषध एवं आहार द्रव्य के गुणों से विपरीत गुण वाला हो, किंतु वह धातु का विरोधी नहीं हो, वह औषध एवं आहार द्रव्य का उचित अनुपान है। क्या कह रहा है ये? कि जो द्रव्य पदार्थ औषध एवं आहार द्रव्य के गुणों से विपरीत, यानी कि आहार और जो औषध ले रहे हैं हम उसके गुणों से विपरीत होने गुण वाला होना चाहिए, किंतु वो धातु का विरोधी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो औषधि काम कर रही है उसके काम को सुप्रेस करने वाला नहीं होना चाहिए, तो वही उचित अनुपान होता है। जल एवं मधु सभी अनुपानों में हितकारी होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट अगर हमें कोई भी अनुपान नहीं बताया गया तो हम सबसे बेस्ट है हमारे लिए जल एवं मधु। अब आता है औषध सेवन काल। औषध सेवन काल चरक ने बताया गया है, चरक ने बताए हैं 10। इसका एक श्लोक आता है, तो वो श्लोक आप बुक से रीड आउट कर लेना। इसमें बताए गए हैं 10। बलवान रोगी में निरंतर प्रातःकाल, दुर्बल रोगी को लघु तथा मध्यम पथ्य अन्न में मिलाकर प्रातःकाल तो इसका सेवन कराना चाहिए। सेकंड बताया गया है, अपान वायु विकार में भोजन से पहले देनी चाहिए औषध, समान वायु विकारों में भोजन के मध्य देनी चाहिए, व्यान वायु में भोजन के बाद। अगर उदान वायु के विकार हैं उसमें तो हम उसको शाम के भोजन के बाद देंगे। अगर उसमें प्राणवायु का कोई विकार है तो ग्रास आंतर के सेवन, यानी कि एक ग्रास खाने के बाद, या फिर उसको ग्रास के साथ, यानी कि इंगल्फ उसी के साथ कर ले भाई, जो भी उसने ग्रास ग्रहण किया। श्वास का पिपासा में उन्हें इसको बार बार औषध सेवन कराएंगे। हिक्का में भोजन से पूर्व एवं भोजन के अंत में। अरुचि विकार में विविध प्रकार के विचित आहार द्रव्यों के साथ हितकर जो होता है वो हमें उसको देना चाहिए। अब आता है सुश्रुत। अतः उद्रु दशौषध कालानाम वक्ष्यान तत्र भक्तम, प्राग भक्तम, अधो भक्तम, मध्य भक्तम, अनंतर भक्तम, स भक्तम, सामुद्गम, मुहुर्मुहुर ग्रासम, ग्रासांतरम च इति 10 औषध काला। यानी कि सुश्रुत ने भी 10 औषध काल बताए हैं। कौन कौन से? अभक्त, प्रागभक्त, अधोभक्त, मध्य भक्त, अंतर्भक्त, सभक्त, सामुद्रिक, मुहुर्मुहु, सैग्रास और ग्रासांत। ठीक है, अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा अष्टांग संग्रह ने भी 10 बताए हैं, सेम एज सुश्रुत, किंतु इसमें एक और बताया है इसने, रात्रि यानी कि निशा का। ठीक है, अब अभक्त क्या होता है? जो औषध पिछले दिन आए खाए हुए आहार के पचने पर लिया जाए और औषध के पाचन होने तक अन्न न खाया जाए, यह प्रातःकाल सूर्योदय के समय भूखे पेट से औषधि का सेवन करने को अभक्त काल कहते हैं। यानी कि जो हम सुबह खाली पेट जो हम दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि हम गैस के कैप्सूल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल लेते हैं या पेंटो एसिड लेते हैं, तो वो अभक्त काल कहा जाता है। यानी कि हमें रात का खाना हमारा पच चुका है उस टाइम, और हमारा सुबह का खाना अभी हमने खाया नहीं है और उससे पहले हमारी औषधि पच जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है प्राग भक्तम। प्राग भक्तम औषध खिलाकर बाद में अन्न सेवन कराया जाता है, मतलब पहले दवाई खिला दी उसके बाद अन्न का सेवन कराया जाता है। अधोभक्तम भोजन करने के तुरंत बाद में औषध ग्रहण करने को अधोभक्त कहते हैं। मध्यम भक्तम यानी कि आधा भोजन करने के बाद औषध सेवन करा दो, उसके बाद फिर आधा भोजन करा दो। अंतरा भक्तम प्रातः काल का भोजन जीर्ण हो जाने पर दोपहर में औषध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर औषध का पाचन हो जाने पर शाम को फिर से उसको खाना खिला दिया जाता है। इसी तरह फिर जब शाम का खाना पच जाए फिर तो उसको रात्रि में फिर से औषध खिला दिया जाता है। इसको अंतरा भक्त काल कहते हैं, यानी कि पहले भोजन पक जाए फिर दवाई, फिर भोजन पक जाए फिर दवाई, औषध ग्रहण करना है। सभक्त औषध को पके हुए अन्न या अन्न के साथ पकाकर दी जाए तब उस काल को सभक्त कहते हैं। ठीक है, समुद्री यानी कि भोजन के प्रारंभ और अंत में पाचन, नस्य, अवलेह, चूर्ण आदि औषध को लघु एवं स्वल्प अन्न के साथ देने पर उस काल को समुद्र काल कहते हैं। ठीक है, किसी के साथ हम उसका यूज कर रहे हैं मिलाकर। मुहुर्मुहु यानी कि बार बार औषध को भोजन के लिए या नहीं लेने पर बार बार प्रयोग किया जाता है तो उस काल को मुहुर्मुहु कहते हैं। पुनः पुनः थोड़ी थोड़ी देर बाद दी जाती है। सैग्रास यानी कि औषध को एज पर नीड सम्यक मात्रा में प्रत्येक ग्रास या कुछ ग्रास के साथ पिंड बनाकर दिए जाने पर उस काल को सैग्रास कहते हैं। ग्रासांतर औषध को 2 ग्रासों के मध्य में सेवन कराने को ग्रासांतर कहते हैं। अब निशा जो हम रात्रि को सोते समय देते हैं उसको निशा कहते हैं। धन्यवाद।